गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ईट का चैप्टर चल रहा है। शुरू से मैं थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। ईट का प्रयोग 3 तरीके से होता है। यूज ऑफ इट एज अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन पर क्लास हो चुका है, पहली वीडियो देख लीजिए। फिर दोबारा जो तरीका होता है यूज ऑफ इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जब इट का प्रयोग होता है तो वह मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थात इम्पटी इट हो जाता है। क्या कहा जाता है उसे? इम्पटी इट, एकदम देयर के पैटर्न। ठीक, फर्क बस इतना ही है कि देयर का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ जो सब्जेक्ट होता है वह इंडिफरेंट सब्जेक्ट कहा जाता है और वही इंडिफरेंट सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर इम्पटी इट को ही इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है क्योंकि यह सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर आप इंडिफरेंट सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ रियल सब्जेक्ट। तो क्या अंतर पाए? इंट्रोडक्टरी देयर के साथ जो सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है वह इंडिफरेंट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इंडिफरेंट सब्जेक्ट, क्योंकि वक्ता उससे पूर्व परिचित नहीं होता है। वक्ता के लिए वह अनोन होता है। अगर नोन होता है तो सबके लिए नोन होता है। सारी चर्चा मैं कर चुका हूँ, तो थोड़ा पीछे से वीडियो आप पढ़िए। पढ़ तो रहे हैं, मुझे खुशी है। मैं हमेशा क्या कहा, एनालिटिक्स जो आता है यूट्यूब का डैशबोर्ड मैं चेक करता हूँ, मुझे सब आता है, मैं देखता रहता हूँ। देखिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहे हैं वीडियो का एनालिसिस करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो परमानेंट स्टूडेंट बन चुके हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना। पर डे, अभी तो शुरुआत है भैया। पर डे कितना जानते हैं? इस समय 3000 व्यू आ जा रहा है चैनल पर, और पर डे 120 घंटा का वॉच टाइम यानी 120+ आवर्स आ रहा है, एवरेज बता दे रहा हूँ। तो अभी तो शुरुआत है ना। आने वाले दिन में देखना है आप, ये तहलका मचाएगा, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू से ही मैं कहते आ रहा हूँ कि भैया वीडियो मेकर से पढ़ना बंद करो, तमाशबीन मत बनो। वीडियो मेकर क्या है? तमाशगीर है। तमाशगीर यानी तमाशा को दिखाने वाला। अगर उसकी वीडियो आप पढ़ते हो तो तमाशबीन बन जाए। ठीक है ना। देखिए, मोटिवेशनल क्लास में मैं 3 वीडियो बनाया हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैटर में और दे लूँ, उसके बाद मैं मोटिवेशनल क्लास की वीडियो आगे बढ़ाऊँगा। एक से एक तरीका बताऊँगा आपको पढ़ने का कि इंग्लिश तो कुछ नहीं, पहली बात। और इंग्लिश के माध्यम से आप हर सब्जेक्ट तैयार कर लोगे, कंपटीशन तुरंत निकलेगा। लेकिन एक सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको ट्रैक पर आना पड़ेगा। पहले आओ आप ट्रैक पर, तब बाद में सीखो ट्रिक। जब आप ट्रैक पर ही नहीं हो तो ट्रिक काम नहीं करता है। ट्रिक मैं भी सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप? वीडियो तो खोल लिया है, आप बंद मत करिएगा, ठीक है ना। और इट का आज स्पेशल प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ। यानी तीसरा तरीका है क्या जी? स्पेशल यूज ऑफ इट, ठीक है ना। स्पेशल यूज ऑफ इट पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। यहाँ पर भी इट मीनिंगलेस हो जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है भैया? जब आप इंट्रोडक्टरी इट के रूप में कर रहे हो वहाँ भी मीनिंगलेस है, यानी इम्पटी इट है। परंतु क्या कर रहा हो? प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर मीनिंगलेस इट का प्रयोग होगा, लेकिन यह प्रेडिकेट पार्ट में उपस्थित सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो फिर होगा कहाँ जानते हो? वह सब्जेक्ट क्रिया के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? क्रिया के अंदर बैठा रहेगा, क्रिया के अंदर निहित रहेगा। तो ऐसे वाक्य का निर्माण कैसे होता है? अब आज स्पेशल यूज के अंतर्गत रूल नंबर 1 में यही पढ़ेंगे आप। शुरू हम करते हैं क्या जी? हाइट देख लेना जी। स्पेशल यूज ऑफ इट, ठीक है? स्पेशल यूज ऑफ। अब देखिए इसमें अलग अलग बहुत से रूल आएंगे। क्या आएंगे? बहुत से रूल आएंगे। और हम इधर लेते हैं एक्सप्रेशन, हम बहुत से रूल आएंगे। तो रूल 1 की हम चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? रूल 1 की। तो चलिए रूल 1 में देखिए कुछ मौसम या प्रकृति संबंधी घटनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जिन क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं, उन क्रियाओं का सब्जेक्ट उन्हीं में निहित होता है। उस सब्जेक्ट को आप बाहर नहीं कर सकते, उस सब्जेक्ट को आप बाहर नहीं कर सकते हो। अतः सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दिया जाता है। इसे आप भूल करके भी इंट्रोडक्टरी इट नहीं कहेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी इट क्या करेगा? प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि यह ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो वर्ब के भीतर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? वर्ब के भीतर। तो रूल में आपको क्या लिखना है मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने की बजाय आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मौसम अथवा प्रकृति से संबंधित घटनाओं को व्यक्त करती है। ओके? ऐसी क्रियाओं का सब्जेक्ट उन्हीं में निहित होता है, जिन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दिया जाता है। मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसी क्रियाएं इस प्रकार, ओके? लिख लेंगे आप। पहले हम लिखते तो समय बर्बाद होता। मैं एकदम ऑफलाइन की तरह आपको मैटर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो बताइए और उसमें हम सुधार कर देंगे, ठीक है? वह क्रियाएं जैसे देखिए टू रीड, देखिए आप पढ़ते तो आए हो, सेंटेंस बोलते तो आए हो, वर्षा हो रही है और ट्रांसलेशन भी करते
ट्रांसलेशन में इट का क्या रोल है, वही चीज मैं इस नियम में बताने जा रहा हूं। इट इज रेनिंग तो कहते आए हो, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट इज ड्रिजलिंग, रिमझिम वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग हैवीली, जोरदार वर्षा हो रही है। पढ़ते तो आए हो, लेकिन इट का मतलब नहीं समझे। तो आज इस इट का मतलब मैं समझा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या करोगे, पूरी वीडियो देखना, पूरा क्लास लेना, ठीक है ना। वीडियो मुंह से कहने में हमको बड़ा वो लगता है, अरे भैया ये तो ऑफलाइन क्लास है, यानी पूरा क्लास लेना, ठीक ना। कोई मैं वीडियो मेकर थोड़े, पूरा क्लास लेना, ठीक। बस फर्क ये है कि आप हमारे सामने नहीं हो, वीडियो देखोगे, खोलोगे तो देखोगे। शुरू में करता हूं। टू रेन का मतलब होता है वर्षा होना, बढ़िया से समझ लेना। टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, ठीक ना। अनिका जी, समय लगाओ ऊंचाई पाओ, समय लगाओ ऊंचाई पाओ, ये मेरा नारा है। समय लगाओगे कंपटीशन के मामले में, तभी ऊंचाई को छुओ। समय नहीं दोगे तो ऊंचाई नहीं पा सकते। शॉर्टकट तरीका नहीं होता है सफलता का, मैं बता दे रहा हूं, और सभी लोग बताते हैं। तो वर्षा होना, ये देखिए मैंने किस फॉर्म में लिखा भैया, वर्षा होना। ये इंफिनिटिव फॉर्म है। वर्ब के चैप्टर में जाओ, पढ़ो क्रिया क्या चीज होता है, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबकी मैं प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं। टू रेन वर्षा होना अर्थात राजी, आप इसको ऐसे कर सकते हो, अर्थात बराबर में करो। इसका मतलब हुआ अर्थात वर्षा रूपी घटना, वर्षा रूपी घटना का घटित होना, का घटित होना, का घटित होना। अब ये चीजें आप कहां से पाओगे भैया, कोई अच्छा टीचर ही दे सकता है, किताबों में नहीं मिले। मेरा स्वयं का शोध है, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर पर मेरा शोध जारी है। चलिए, वर्षा रूपी घटना, ये हुआ आपका नाउन। जो बनेगा क्या भैया, सब्जेक्ट। क्या बना, सब्जेक्ट। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। वर्षा रूपी घटना का, वर्षा रूपी घटना, ये हुआ नाउन। बोलिए, अब ये बनेगा सब्जेक्ट। और घटित होना, ये बना वर्ब। बोलिए, तो सब्जेक्ट का भाव वर्ब में निहित है। बोलिए, है कि नहीं है। अब इस सब्जेक्ट को अगर आप निकालते हो तो बचेगा क्या, घटित होना। सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा, बनेगा। अरे इसको अगर बाहर करते हो, यह क्रिया इस रूप में है, वर्षा का होना का मतलब ही होता है वर्षा रूपी घटना का घटित होना, यानी बूंद बूंद करके पानी का नीचे झरना, गिरना ऊपर से नीचे। तो अगर इसको हम बाहर निकाल दें तो बचेगा घटित होना, क्रिया ही बदल जाएगी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। अब अगली क्रिया लीजिए, कौन सा भैया, टू स्नो।
बर्फ पड़ना, बोलिए अर्थात सॉरी क्या अर्थ हुआ? बर्फ पड़ना का क्या मतलब? बर्फ बर्फ रूपी घटना का घटित होना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। वर्षा रूपी घटना का घटित होना, तो क्या आप लिख सकते हो बर्फ रूपी घटना का घटित होना, यानी बर्फ गिरने की घटना घटित होना। क्या हो गया जी? बर्फ गिरने की क्या? बर्फ गिरने की घटना का घटित होना। फिर घटित होना आ गया, घटित होना। अब चलो भैया, बर्फ गिरने की घटना का होना भी ले सकते हो, बर्फ गिरने की घटना का होना भी ले सकते हो, लेकिन घटित होना इसलिए लिख रहा हूं कि प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटना घटती है उसके साथ घटित होना ही ठीक है। प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटना होगी उसके साथ घटित होना ही शब्द लिखो, ये हिंदी है। तो क्या करोगे भैया? बोलो, ये तो तुम्हारा नाम क्या बना? बोलो, बर्फ गिरने की घटना प्रोसेस है कि नहीं, प्रक्रिया है कि नहीं? ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ आपका वर्ब। अब चले भैया, टू ब्लो। टू ब्लो का मतलब है हवा बहना, अरे हवा का बहना, हवा बहना, अरे हवा का बहना, हवा का। अब देखो, इसका मतलब हवा का बहना, अर्थात हवा चलने की घटना, हवा चलने की घटना का घटित होना, घटित होना। फिर वही बात आ गई भैया, ये तो आपका हो गया हुआ। बोलिए, बहुत जबरदस्त क्लास। आइए, क्या हुआ जी? घटना था हवा चलने की घटना। बोलो, प्राकृतिक घटना है कि नहीं? एक प्रोसेस है कि नहीं जो प्रकृति चलाती है, इंसान नहीं चलाता। तो क्या हुआ? कोई भी प्रोसेस नाउन होता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। समझ गया? ये तीन क्रियाएं। इसी तरह से कहा जी आगे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें इट का प्रयोग नहीं हो, बाहर कर सकते हो। बादल का गरजना, तो गरजना ठंडा और बादल अलग है, तो समझ आए? लेकिन बिजली का चमकना, ध्यान देना, बिजली का चमकना, वहां क्या करो? वहां भी इलेक्ट्रिक फ्लैश, आकाशीय बिजली और फ्लैशिंग अलग हो जाएगा। तो अब तक प्राप्त क्रियाओं में यही तीन क्रिया
जो इस रूल में आती है। अब हम एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। चले देखिए, इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी भी टेंस में किया जा सकता है, लेकिन जनरली इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो जब कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा, सीधी सी बात। तो हम कंटीन्यूअस का एग्जांपल देते हैं। चलिए, वर्षा हो रही है। आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको मैं समझा दिया। वर्षा हो रही है, बोलिए, अरे वर्षा रूपी घटना घट रही है। वर्षा रूपी घटना घट रही है, घटित होना लिखा हूं। अरे वर्षा रूपी घटना घट रही है, घट रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बताइए, तो वर्षा अगर आप इसको सब्जेक्ट मानते हो, अगर आप इसको सब्जेक्ट मानते हो तो यहाँ हो रही है तो वर्ब मानते हो, तब ट्रांसलेशन करो। तब तो तुम्हें रेन को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वर्ब क्या होगा भाई? अगर तुम इसे वर्षा हो रही है तो तुम इसको क्या करोगे? रेन बना दोगे और उसके बाद ईज कर दोगे। हो रही है तो होना यानी घटसी घटना का घट होना हैपेनिंग लिख दोगे। क्या लिख दोगे जी? हैपेनिंग लिख दोगे। ट्रांसलेशन गलत हो गया, क्योंकि तुमने सब्जेक्ट को वर्ब से बाहर कर दिया। यह एक प्राकृतिक घटना है, तो ट्रांसलेशन तो गया गलत। तो ऐसी दशा में जानते हो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर ये क्या है भैया? वर्ब ही रहेगा। क्या रहेगा? बोलो, वर्ब ही रहेगा। तो वर्ब तो प्रेडिकेट का हिस्सा हुआ, बोलिए हुआ। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? इट का प्रयोग कर देंगे। और अब इट सिंगुलर है, क्या सिंगुलर वर्ब लेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज लेगा, पास्ट है तो वाज ले लेगा। और वर्षा हो रही होगी तो विल भी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो चलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर देंगे। इट इज रेनिंग। अब आपका सेंटेंस सही। अब यहां पर बोलिए, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। रियल सब्जेक्ट जो है, क्रिया का जो वास्तविक सब्जेक्ट कहाँ छिपा है? रेन में छिपा, इसी में छिपा हुआ। देखिए मैंने दिखा दिया। उसे आप बाहर किए तो गलती किए, बाहर किए तो गलती किए, उसको उसी में बैठे रहे। ठीक है? अब चलिए, अब यहां ये सब्जेक्ट क्या है? बोलिए, मीनिंगलेस है कि मीनिंगफुल? मीनिंगलेस। क्या हो गया भैया? मीनिंगलेस है। क्या यह इसके अंदर बैठे हुए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है? नो। तो इसे आप इंट्रोडक्टरी इट भी नहीं कर सकते। अगर इंट्रोडक्टरी इट कहोगे तो वो इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जो इसके पहले वाले क्लासेस में मैं पढ़ा चुका। तो ये स्पेशल यूज ऑफ इट हो गया। क्या हो गया?
स्पेशल यूज ऑफ ईट के अंतर्गत आ गया भैया। तो ये चीज है, तो अंतर है, तीनों ईट में अंतर है, इसे आप बड़ी बात समझे, ठीक है ना। अब चले इसी पैटर्न पर हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो आप अगर समझ गए अच्छी तरह से कि वर्षा का घटित होना क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, उसका सब्जेक्ट क्रिया में निहित है, तो उस क्रिया से सब्जेक्ट को आप बाहर नहीं कर सकते। ऐसी दिशा में आप मीनिंगलेस इट का प्रयोग करोगे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करेगा। और यह सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट है बताइए, वर्ब का है कि सेंटेंस का? नहीं, सेंटेंस का, वर्ब का नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ बैठा है? वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ बैठा है भैया? रेनिंग में, और यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसका है जी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा पहले से पढ़िए कि वर्ब का सब्जेक्ट और सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, ठीक ना। डिफिनिट सब्जेक्ट और इंडिफिनिट सब्जेक्ट में ये बात मैं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर इंडिफिनिट सब्जेक्ट है नहीं, ये थोड़ा अलग ढंग का सब्जेक्ट है। कहाँ बैठा भैया? उसी के भीतर छिपा हुआ है, आप बाहर नहीं कर सकते हो। तो और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब चलो, हम कह रहे हैं मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक है भैया, वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब बताइए, जानते हैं ये मूसलाधार आपका एक फ्रेज है, एक फ्रेज है, क्या है भैया? ये एक फ्रेज है। इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? कैट्स एंड डॉग्स का प्रयोग करोगे, कुत्ता बिल्ली नहीं, मूसलाधार। तो बोलो क्या आ जाएगा? It is raining क्या? Cats and क्या भैया? Dogs, dogs नहीं, dogs, dogs। प्रोनाउंसिएशन का भी चैप्टर खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं, जबरदस्त मैटर है मेरे पास, ठीक ना भैया। डॉग्स नहीं, डॉग्स। पहले हम मैटर सौंप दें आपको, पहले सिलेक्शन देने वाली बात करो यार। इंग्लिश भले न बोलना आए, गलते पढ़ो, लेकिन जल्दी से सिलेक्शन ले लो, ठीक ना। तो डॉग्स नहीं, क्या? डॉग्स। अब चलो, मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगर हम कहते हैं, क्या कहते हैं वो? रिमझिम वर्षा हो रही है, नहीं, अभी इसको बाद बताएंगे। जोरदार वर्षा हो रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या बताते हैं? जोरदार वर्षा हो रही है। तब क्या करोगे? It is raining क्या? heavily, heavily का प्रयोग करो। टेंस का भी इंतजार करना, बहुत जबरदस्त चैप्टर आएगा, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। आरपी सर का इंग्लिश लेना है भैया, तो इंतजार तो करना पड़ेगा। तो अब चलिए, हम कह रहे हैं कि रिमझिम वर्षा हो रही है,
रिमझिम वर्षा हो रही है। तो क्या लिखोगे? बोलो, इट इज ड्रिजलिंग लिखोगे। ये डबल जेड हो गया, डबल जेड LING, इट इज ड्रिजलिंग हो जाएगा। हम कहते हैं कि बूंदा बूंदी हो रही है, बूंदा और बूंदी हो रही है, बूंदा बूंदी हो रही है। भाई अंग्रेजी कोई छुई मुई है क्या? छुई मुई जानते हैं ना, लाजवंती पौधा, ऐसे छुओगे तो सिकुड़ जाती है, बेचारी लजा जाती है, ठीक ना। लाजवंती प्लांट नहीं है ये, छुई मुई। अंग्रेजी टाइम मांगे, टाइम तो देना पड़ेगा। बी अवेयर, सावधान हो जाओ। किससे? वीडियो मेकर से, जितने भी हैं। 3 मिनट में हम पूरा ये सिखा देते हैं। नौटंकी बातों से सावधान, वो सब नौटंकी बात, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो बूंदा बूंदी हो रही है, सेम ट्रांसलेशन का जी, इट इज समझ गए? तो वर्षा होने से संबंधित इतने ट्रांसलेशन। अब चलो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जितने ये होंगे इनका क्या बना, निगेटिव भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हो कि नहीं? अरे टेंस पढ़ने के बाद बनाओगे ना, अभी नहीं बनाओगे तो, ठीक ना। यहाँ क्या पढ़ा रहा है? इट का स्पेशल प्रयोग रूल 1 पढ़ा रहा है। अब हम नेक्स्ट वर्ब ले रहे हैं। कौन सी क्रिया भैया? नेक्स्ट ले रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट में कौन सी क्रिया आ रही है भैया? बर्फ पड़ना, अर्थात बर्फ गिरने की घटना घटित होना। बर्फ पड़ना, कहां से बर्फ पड़ती है? आसमान से, ऊपर से। पानी भाई जब चलता है बादलों की गोद से, तो बीच में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ठंडा आ जाए, बर्फ बन जाए, तो ऊपर से वो गिरती ही तो है। अब क्या करें? हम लिखते हैं कि बर्फ पड़ रही है। क्या लिखते हैं? बर्फ पड़ रही है। चलिए, तो बर्फ पड़ रही है, तो ट्रांसलेशन में क्या करोगे? अगर तुम इसको बाहर सब्जेक्ट मानते हो, फिर वही बात फंसेगी। बर्फ पड़ रही है, एक चीज यहां नहीं और आ जाएगी, ठीक। इस क्रिया में आप बर्फ को बाहर कर सकते हो, ठीक ना। कैसे? मैं बता दे रहा हूं। एक तो तुम एक साथ मानो जो मैं अभी तक पढ़ाया हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया इट इज स्नोइंग। पूरा एक साथ मान लिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं? ये तो एक साथ मान लिया, फिर से हम रीराइट कर देते हैं। बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, हमने ये कर दिया। इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने क्या? बर्फ को बाहर। तो बर्फ को बाहर, देखो कभी भी ये रूल कहीं भी लागू होगा। रेन वाले में भी लागू होगा, अभी हम समझाएंगे इसको नीचे। अगर सब्जेक्ट को बाहर करोगे तो क्रिया को चेंज कर दो, क्रिया को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम बाहर कर रहे हैं तो पड़ रही है का, यहाँ पर टू, ये वर्ब हो गया, ध्यान देना। तो ये वर्ब अब स्लो नहीं लिख पाओगे, इसकी जगह आप टू क्या करोगे? फाल कर दो, टू फाल।
लेकिन वर्षा होने वाले में तुम बाहर नहीं कर पाओगे। अगर वर्षा को बाहर करोगे तो क्रिया को चेक करके क्या अलग सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, स्नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नो इज फॉलिंग हो जाएगा, क्रिया चेंज हो गई। तो ऐसा भी होगा। अब वो वाले में से अगर हम बाहर करना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। भाई वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है में से नहीं बाहर कर सकते हो, लेकिन वर्षा रुक गई है। बोलो भैया, वर्षा रुक गई, वर्षा रुक गई। क्या हो गया जी, वर्षा रुक गई या रुक गई है, आप बना सकते हो। रुक गई खाली लिख देता हूं, जाना हो तो जाइए, वर्षा रुक गई है, जाना हो तो जाइए। अब यहाँ तो क्रिया अलग हो गई ना, बोलिए हो गई कि नहीं हो गई, ये सब्जेक्ट अलग हो गया ना। तो जब दोनों डिफरेंट हो गए तो इनका प्रयोग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है इस ईद को हम क्या माने, एसआर में माने कि जीआर में माने। आर्टिकल पढ़ चुके हो, एसआर माने कि या एसआर मानोगे। आर्टिकल का चैप्टर क्लोज है। तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस में जो नए व्यूअर हो, हमारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो पीछे से पढ़ना शुरू करें, सीधी सीधी बात। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एसआर मानेंगे यानी द लगाएंगे, यानी रेन, द रेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रेन क्या है भैया, सिंगुलर, तो द रेन हैज स्टॉपेड। क्या जाएगा, बोलिए, स्टॉपेड, द रेन हैज स्टॉपेड। हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे तुम सब्जेक्ट बाहर करोगे मेन वर्ब तो बदलेगी, समझ ना। आप चलो अब हम यहाँ आते हैं कहाँ जी, ब्लो पर। तो ब्लो का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। वीडियो बड़ी हो चाहे छोटी हो, मैं उसकी चिंता नहीं करता। अगर मैं जब चिंता करता हूँ वीडियो लंबी होती है तो यार सही बता रहा हूँ, स्टाइल बदल जाती, गड़बड़ा जाता है, पढ़ाने में मजा नहीं आता, प्रेशर आ जाता है, वीडियो लंबी हो रही है। अब नहीं, वो चीज़ त्याग देना है मुझे। मैंने देखा है वीडियो लंबी ना हो जाए, दिमाग में मैं रख लेता हूँ जिस वीडियो तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है और मुझे खुद नहीं मजा आता, तो मैं स्वाभाविक तरीके से पढ़ाऊँ। अब देखो हवा का चलना, टू फ्लो, हवा का बहना, अर्थात हवा चलने की घटना घटित होना। हम कह रहे हैं कि हवा चल रही है। क्या हुआ, हवा चल रही है, हवा चल रही है। अब आप बताओ, अगर इसमें से हवा को बाहर करते हो, हवा को तुम बाहर करते हो तो सब्जेक्ट मानोगे, तो चल रही है का क्या लिखोगे, रनिंग लिखना पड़ जाएगा, मामला फंसेगा। यानी तब क्या लिखोगे, तब तो लिखोगे कि विंड लिखोगे ना, तो विंड इज रनिंग लिखोगे, तो विंड इज रनिंग लिखोगे तब तो भैया गए, बाहर हो गए कंपटीशन से। ये क्या है, प्रकृति में घटने वाली घटना, जिसको मैंने क्लियर कर दिया। हवा का चलना का मतलब है हवा चलने की घटना का घटित होना। तो हवा चलने की घटना क्या है, नाउन है, जो सब्जेक्ट है और कहाँ निहित है, इसी के भीतर बैठा है, यानी एक ही शब्द है, टू ब्लो। तो वो उसी में बैठा है भैया। तो अब क्या करोगे, बाहर नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, लिख दो नहीं है, मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दो। तो मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हो,
बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? बिना सब्जेक्ट लगाए सेंटेंस बनेगा कैसे? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए आपने मीनिंगलेस इट का प्रयोग किया और उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट लिख दिया। ब्लो मीन्स क्या? हवा का चलना। तो क्या लिख दिया? ब्लो मीन, सीधा सीधा, ठीक ना। लेकिन अगर इसमें एक शब्द में ले दे रहा हूं हवा का चलना, जो नाउन इसके भीतर बैठा हुआ है ना, कहाँ गया ये देखो यहाँ, ये जो सब नाउन बैठा है सब्जेक्ट के रूप में क्रिया के भीतर, इसमें एक शब्द में डाल दूं, जानते हो क्या? प्लस एडजेक्टिव। क्या कर दिया? अरे गुरुजी तो बड़े कमाल के यार, पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हाँ, एक शब्द मैं इसमें डालना हूं आपके सामने, तो ये बाहर हो जाएगा, क्रिया से बाहर। यहाँ क्रिया से बाहर नहीं हुआ, हवा का चलना, देखिए कहाँ बाहर हुआ, हवा चल रही है। इस सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए आप सब्जेक्ट के स्थान पर मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर रहे हो, और ये पोर्शन क्या हो गया? लेकिन एक शब्द यहाँ डाल दो, क्या डाल दिया? ठंडी हवा चल रही है। क्या डाल दिया? ठंडी हवा चल रही है। अब इस चीज को समझ लो बढ़िया से। अरे यहां से अगर तुम अलग रखते हो तो इसका मतलब टू फ्लो होता है, लेकिन इसको जैसे हमने एक शब्द एडजेक्टिव डाला तो भैया ये हो गया अलग। तब क्या हुआ? ये देख रहे हो, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। बड़े कमाल की चीज है। तो इसको सब्जेक्ट आप बना सकते हो। अब आप मीनिंगलेस इट नहीं लगाओगे तो क्या लिखोगे? आ रहा है कि नहीं? तो कोल्ड विंड हो जाएगा, एयर भी नहीं लिखो। बोलो एयर और विंड में अंतर क्या है? अरे एयर चलती नहीं है यार, एयर जब चलती है तो वही विंड कही जाती है। जब एयर मूव करना शुरू कर देगी तो क्या कहेगी विंड? बोलो बॉक्स के भीतर एयर है कि नहीं? तुम्हारे घर में बॉक्स है, अलमीरा है, कुछ भी रखे हो, एक डिब्बा रखे हो टीने का, उसमें एयर है कि नहीं? नहीं चल रही, नहीं चल रही। हम यहाँ हैं, इस कमरे में भी एयर है, नहीं चल रही, लेकिन बाहर की एयर चल रही है। यही अंतर है। यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई एयर को ही विंड कहा जाता है। तो यहाँ कोल्ड एयर लिख दोगे तो गए काम से। तो क्या लिखेंगे भैया? अब चल रही है यानी रनिंग। क्या लिखोगे? रनिंग। तो हमारे ख्याल से ये ईट का जो रूल था, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय।